चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट पेपर का एमएससी जो आपके सेमेस्टर में जो अगर ये पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी इकोनॉमी ज्योग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल के सिद्धांत, अगर ये आपके पेपर चलता है तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि मैं आपको ये जो पेपर दिखाने जा रहा हूँ, हालांकि पेपर ये 2021 का है, यहाँ से आपके प्रश्न आने वाले हैं। ये पेपर बहुत ही अच्छा है, मुझे इस पेपर में से वीडियो बनाने की आई क्योंकि ये पेपर इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, आने चाहिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आपके पेपर ये चलता है प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ध्यान रखिएगा इस पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। पैटर्न अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न यहाँ से मैं जो आपको बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रश्न देखते हैं हम। ये छोटे प्रश्न हैं, इनको आप ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। हालांकि ये प्रश्न आते हैं 10 ही नंबर के हैं, बाकी 90 नंबर का पैटर्न आपका जो बड़ा है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे आप। फिर भी देख लेते हैं। आर्थिक भूगोल के जनक कौन है ये आपको बताना है। थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। भूमध्य सागरीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। निर्वाह मूलक कृषि क्या होती है, जीवन निर्वाह कृषि इसको कहते हैं अपन। कोयले के कौन कौन से प्रकार होते हैं आप सभी जानते हैं, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले क्या क्या संसाधन हो सकते हैं। वेबर का सिद्धांत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं वेबर का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तुलनात्मक लाभ का नियम किसने दिया। आर्थिक प्रदेश क्या होते हैं और गेट क्या है। ठीक है, गेट के साथ आपको WTO, ये दोनों भी आपको पता होने चाहिए अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो सही, लेकिन अगर आप इन प्रश्नों पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप बहुत कम स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों पे कम ध्यान दे करके मेजर जो नंबर वाले प्रश्न हैं उन पे ध्यान देंगे तो अच्छा स्कोर आपका होगा। देखिए इसमें अब देखते हैं, ये प्रश्न है। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके शुरू होते हैं इंपॉर्टेंट, और यहाँ से इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझ के जाइएगा। आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है, आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं, आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है, आर्थिक भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। और आर्थिक भूगोल की विधियाँ कौन कौन सी है, आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उनकी कौन कौन सी विधियाँ होती है। इसमें आप एक अर्थव्यवस्था के जो तंत्र होते हैं, खुला तंत्र और बंद तंत्र, उनको आप पढ़ के जाइएगा। ये दोनों अर्थव्यवस्था का स्थानिक मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापारिक और अन्न उत्पादक कृषि, ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का भी आ जाएगा इसमें। अव्यापारिक और अन्न उत्पादक कृषि को क्या कहते हैं, क्या समझाइए। इसमें आप व्यापारिक के साथ साथ आप जीवन निर्वाह कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, इन दोनों कृषियों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, मैं आपको साथ में साथ अदरवाइज प्रश्न भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जो आ सकते हैं। और परमाणु शक्ति संसाधन, अब परमाणु शक्ति को आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कोयला और पेट्रोलियम इन दोनों को भी आप देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि परमाणु शक्ति का भी आ सकता है। अगर ये नहीं आएगा तो निश्चित रूप से कोयला आएगा, कोयला नहीं आएगा तो पेट्रोल का तो बनता ही। विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन वाले जो देश है उनका वर्णन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न था। अन्य प्रश्न देखते हैं हम। देखिए अन्य प्रश्नों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब विश्व में जो रासायनिक उद्योगों की स्थापना और उनके लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। रासायनिक उद्योगों का दे रखा है इसमें, आप रासायनिक उद्योगों को स्किप कर सकते हैं। आप रासायनिक उद्योगों की जगह लौह अयस्क को पढ़ेंगे। आप लौह अयस्क के साथ एल्यूमिनियम, मैंगनीज, इनसे संबंधित जो उद्योग है इनको पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम उद्योग और लौह इस्पात उद्योग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सूती वस्त्र या कपड़ा उद्योग तो इसमें आ ही चुका है। तो इन तीनों चारों उद्योगों को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देख के जाएंगे, कहाँ कहाँ इन उद्योगों का स्थापित किया गया है विश्व में, और कौन कौन से उद्योग है, कहाँ कहाँ है, औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूती वस्त्र हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति पर श्रम और एकत्रीकरण के प्रभाव को समझाइए। उद्योगों की अवस्थिति पर श्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने उद्योग लगा दिया दिल्ली में,
और दिल्ली में आपको उद्योग के लिए श्रम ही नहीं मिल रहा, तो ऐसे में उद्योग का चल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उद्योग ऐसे क्षेत्र में लगाएंगे जहाँ आपको पर्याप्त और कुशल मात्रा में श्रमिक मिले। इसीलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ जो है बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से बाहर की तरफ होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको श्रम मिल जाता है, ठीक है ना। तो उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, विश्व के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ श्रम आधारित उद्योग है, उन सारे को आपका वर्णन करना है। औद्योगिक संकेंद्रण के लाभ और हानियाँ। एक ही जगह पर जब उद्योगों को बहुत सारे प्रकार के उद्योग लग जाते हैं, उसको औद्योगिक संकेंद्रण कह देते हैं। तो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानियाँ होती है, इनके बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो ये टफेस्ट प्रश्न पत्र है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। टफेस्ट, इससे टफ प्रश्न पत्र नहीं हो सकता, ठीक है। आर्थिक प्रदेशों के परिसीमन की तकनीकों पर विचार कीजिए। आर्थिक प्रदेशों की परिसीमन यानी कि उनकी कौन कौन सी तकनीक हो सकती है जिससे हम आर्थिक प्रदेशों को माप सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ये निर्णयन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके चलता है, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, प्रबंधन और निर्णयन, यानी कि आपको एक निश्चित रूप से डिसीजन लेना होता है, तो वो भी आपको देखना। निर्वाचन भूगोल भी एक आता है आपके, उन सभी को। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो ये है, इन प्रश्नों को आपको करना है क्योंकि ये 40 नंबर के प्रश्न हैं, 20-20 नंबर के आते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े प्रश्न हैं और यहाँ से आपको प्रश्न आने ही चाहिए। इसमें 4 प्रश्न हैं, इन चारों के अलावा मैं आपको और भी बताऊंगा बीच बीच में, वो आने चाहिए आपके। देखिए उष्ण और बागाती कृषि की विशेषताओं और विश्व वितरण का, अब आपको ये प्रश्न आया है तो इसमें आपको कम से कम 5 से 7 पन्ने ज़रूर से ज़रूर भरने हैं। उष्ण और बागाती कृषि की विशेषताएँ कहाँ कहाँ की जाती है, कौन कौन से बागात लगाए जाते हैं, कहाँ उनको किस नाम से जाना जाता है, और बाद में आपको एक विश्व का मानचित्र बना करके उसमें इनको दर्शाना है। अब उष्ण और बागाती के अलावा आपको क्या पढ़ना है, उष्ण बागाती के अलावा आपको भूमध्य सागरीय कृषि को बहुत इंपॉर्टेंट और महत्व के साथ पढ़ना है। विश्व में जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पे घास मैदान जो है उनको आपको पढ़ना है, जिसमें आपको प्रेरीज, स्टेपीज, अगर आपने पढ़े वेल्स, डाउन्स वगैरह सभी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। और गहन निर्वाह कृषि, जो निर्वाहक कृषि है, और आदिमकालीन स्थानांतरित कृषि, इन चारों पांचों कृषियों को तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि आपको कभी भी कोई उठ करके पूछे रात को भी तो आपको निश्चित रूप से आप बता दें कि भाई कौन सा प्रदेश कहाँ है, कौन से प्रदेश में किस प्रकार की कृषि की जाती है, किसकी विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति प्रारूप को समझाइए और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको कोयला पेटी, आपको मक्का पेटी और लोह इस्पात उद्योग, इनको तो आपको बिल्कुल समझना ही समझना है। अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हैं, एमए कर रहे हैं, अगर आप एमए मास्टर बनने के लिए कर रहे हैं, पीजीटी टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए या नेट बनने के लिए, तो आपको निश्चित रूप से उत्तरी अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत, इनके औद्योगिक प्रदेश, इनके यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज संसाधन और उद्योगों को आपको याद करना ही होगा, ठीक है। आर्थिक प्रदेशों की संकल्पना का उदाहरण दीजिए। भारत के आर्थिक प्रदेश, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपने पढ़ा हो मुझसे आर्थिक भूगोल, तो मैंने आपको भारत के संदर्भ में भारत के आर्थिक प्रदेश 3-4 वीडियो है, इस पर बड़ा लंबा टॉपिक था ये, इसलिए मैंने आपको समझाया हुआ है। आपको वीडियो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे तो बीए फाइनल ईयर की और एमए की क्लासेज जो है मैंने डाली हुई है, उसमें आपको भारत के भूगोल में मिल जाएगा आर्थिक प्रदेश। और नेक्स्ट प्रश्न है, परिवहन लागत के अर्थ और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। परिवहन लागत की संरचना को समझाइए। ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आपने वेबर का सिद्धांत नहीं पढ़ा, क्योंकि वेबर के सिद्धांत में ही है ये प्रश्न, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और ये पेपर था। निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। मैं और भी बहुत सारे प्रश्न मेरे पास है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं।